देखिए भैया बहन, एक बार फिर से वेरी गुड नून, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्टली पिछली क्लास में हम लोगों ने याद रखने योग्य नए शब्द, जिसमें लैंगिक असमानता, रूढ़ धारणा निर्माण, पितृ प्रधान परिवार और लिंग अनुपात और दहेज, इन कुछ शब्दों को हम लोगों ने देखा था। और भैया बहन, आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर हम लोग इन शब्दों को बढ़िया से समझ जाएंगे तो इन्हीं शब्दों की विवेचना चैप्टर में भी की गई है, तो फिर वहाँ से हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। तो भैया बहन, एक बार रिव्यू कर देते हैं हम आपके सामने कि आपको मैंने पिछले दिनों क्या बताया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट दो बातें बताई थी, ऐसे तो बहुत बातें बताई थी, दो बातें। एक, हमारा समाज पितृ प्रधान है, यानी कि हमारे जो इंडियन सोसाइटी हैं उसमें पैट्रियार्कियलिज्म देखने को मिलता है। भैया बहन, हर परिवार में हम देखते हैं कि पिता ही यानी मेल मेंबर परिवार के प्रधान होते हैं, और ये परंपरा महिलाओं के अधिकारों को कभी कभी छीन लेती है, क्योंकि मेल मेंबर्स जो होते हैं वो अपने तरीके से परिवार को चलाएंगे। अगर महिलाएं परिवार की प्रधान हो जाएंगी तो महिलाएं जो हैं वो हेलो, तो ऐसा होगा, महिलाएं परिवार की प्रधान हो जाएंगी तो के प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से भैया बहन समझ सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को महसूस करना है कि खाली पितृ प्रधानता उचित नहीं है। समाज में क्या होना चाहिए? समाज में एक महिलाओं को भी प्रॉपर सम्मान मिलना चाहिए भैया बहन। तो इसलिए क्या जरूरी है? हाँ, तो ये जरूरी होगा भैया बहन कि हम लोग मातृ प्रधानता को भी उपयुक्त स्थान दें। मातृ प्रधानता भैया बहन बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था कि हमारे आदिवासी संस्कृति में बहुत सारे परिवार भैया बहन ऐसे हैं जहाँ पर कि माताएं परिवार की प्रधान होती हैं और मेल मेंबर्स को वो डोमिनेट करती हैं। तो महिला प्रधान समाज होने से भी, महिला प्रधान परिवार होने से भी महिलाओं की समस्याओं को अच्छे ढंग से सुना जा सकेगा। तो भैया बहन, इसको हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। तो दो तरह के परिवार हो गए। एक ऐसा परिवार भैया बहन हो गया जिसमें पितृ प्रधानता है, एक ऐसा परिवार हो गया भैया बहन जहां पर मातृ प्रधानता है। तो दोनों तरह के परिवार देखने को मिलते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, वो बताया था स्टीरियोटाइपिंग, यानी रूढ़ धारणा निर्माण। भैया बहन, ये स्टीरियोटाइपिंग जो है, ये मैंने अभी कहा कि अगली कक्षा में भी आपको आएगा, और 10th कक्षा में ये बहुत बड़ा एक टॉपिक के रूप में आया हुआ है। तो स्टीरियोटाइपिंग को, रूढ़ धारणा निर्माण को भैया बहन खूब अच्छे तरीके से समझना है। आप समझ भी गए होंगे कि रूढ़ धारणा निर्माण क्या है। रूढ़ धारणा निर्माण का मतलब है कि एक ही धारणा बना लेना। जैसे महिलाएं घर का काम करने के लिए ही बनी हुई हैं,
महिलाओं को परिवार का भरण पोषण करने के लिए ही बनी हुई हैं। घर के सारे गृह कार्य जो हैं वो महिलाएं ही करेंगी। ये आपको C51 जो पेज नंबर आपका है, एक बार देख लेंगे आप। C51, सभी भैया बहन किताब लेके बैठे होंगे तो एक बार C51 को जरूर देखेंगे भैया बहन। ये C51 में आपको एक बार सभी भैया बहन अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। एक बार वीडियो ऑन कर लेंगे सब लोग तो मैं ये समझूंगा कि आप किताब लेकर के बैठे हुए हैं, कॉपी कलम भी लेके बैठे हुए हैं। तो उसमें भैया बहन आप देखें, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, श्रेया को भी मैंने देखा, खुशी खुशी भी कॉपी लेके बैठी हुई है, भूमि भी किताब लेके बैठी हुई है। किताब तो दिख नहीं रहा है लेकिन आप लोग और अनुभव भैया वगैरह भी जरूर एक कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे। तो एक बार मैं आपसे फिर ये बता दूं भैया बहन कि रूढ़ धारणा निर्माण का मतलब होता है घर से ही ऐसे काम महिलाओं से करवाना जो पुरुष भी कर सकते हैं। जैसे घर में झाड़ू लगाना, क्या ये पुरुष नहीं कर सकते क्या? क्या हमारे मेल मेंबर झाड़ू नहीं लगा सकते क्या? लगा सकते हैं, लेकिन वो लगाते ही नहीं है। खाना बना सकते हैं पुरुष भी, लेकिन वो बनाते ही नहीं है। तो ये एक मन में धारणा बना लेना कि यह काम सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं, महिलाएं ही इस काम को करने के लिए बनी हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए भैया बहन, इसलिए हमने आपको कहा कि रूढ़ धारणा निर्माण परिवार को कमजोर बनाता है। परिवार कमजोर बनेगा भैया बहन तो समाज ही कमजोर बनेगा, क्योंकि परिवार को मिला करके ही समाज बना है। तो रूढ़ धारणा निर्माण एक अच्छी चीज नहीं है, इससे बचना चाहिए। अब भैया बहन हम देखेंगे, घर में भेदभाव शीर्षक है C51 में, उसमें रूढ़ धारणा निर्माण की व्याख्या की गई है और वही व्याख्या की गई है जो मैंने आपके सामने अभी बताया। कोई अलग से कोई व्याख्या नहीं की गई। आप देखिए C52 में आइए तो देखिए यहाँ महिलाओं के प्रति उनको शिक्षा प्रदान करने में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कहा जाता है कि तुम अब इतना दूर तक ही पढ़ाई करके छोड़ दो, आगे की पढ़ाई तुम बंद कर दो। जबकि भैया जो होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनको पढ़ने का पूरा मौका दिया जाता है। तो इसके पीछे पुरानी मान्यताएं हैं। 5वीं 6ठी तक की कक्षा विद्यालय में गए वो विद्यालय गांव में है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही वो महिला लड़कियां हाई स्कूल में गई तो घर से कह दिया जाता है कि ये तो स्कूल बहुत दूर है, तुम उतनी दूर मत जाओ, तुमको बहुत तरह का प्रॉब्लम आएगा। अरे भाई, अगर लड़कियों को प्रॉब्लम आएगा तो लड़कों को भी प्रॉब्लम आएगा। इसलिए सरकार ने क्या किया, हमारे बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने एक एक साइकिल सभी लड़कियों को दे दिया। साइकिल योजना आपने सुना होगा। इस साइकिल योजना की चर्चा पूरे देश में हुई भैया बहन, और दूसरे राज्यों ने भी अपनाया। उसके बाद पोशाक योजना, सरकारी स्कूलों में लड़कियों को पोशाक भी दी जाती है। फिर लड़कियों को मैट्रिक प्रथम श्रेणी से पास करने पर 10,000 रुपये पुरस्कार में दिए जाते हैं। तो ये सारे जो काम हुए सरकार के द्वारा, साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, इसने महिला शिक्षा को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो आप किताब में ये नहीं है उदाहरण, लेकिन आप इसको लिखिएगा कि हमारे बिहार में महिला शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत सारे उपाय किए गए और ये सभी उपाय इस प्रकार से हैं। भैया बहन, उसके बाद नौकरियां हैं, नौकरियों में भी भेदभाव किया जाता है।
आप देखिए कि एक ही काम को करने के बाद पुरुषों को अधिक पैसे दिए जाते हैं और महिलाओं को कम पैसे दिए जाते हैं। तो सरकार ने इसके लिए भी क्या किया? समान काम के लिए समान वेतन योजना लागू की। भैया बहन, समान काम के लिए, खूब बढ़िया से सुनेंगे। कुछ भैया बहन हम देख रहे हैं वो ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, खूब ध्यान से सुन। समान काम के लिए समान वेतन, इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। तो भैया बहन, ये जो योजना शुरू हुई कि अब महिलाओं को भी उस काम का उतना ही पैसा दिया जाएगा जितना उस काम के बदले पुरुषों को दिए जाते हैं। इससे क्या हुआ कि महिलाएं भी अब नौकरियों में आने लगी। आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों में महिलाएं भी घर से निकल निकल करके, जत्थे में निकल निकल करके, हजारों की संख्या में निकल निकल करके बाहर में काम करते हैं। तो भैया बहन, अब आप बताइए, एक परिवार में पहले 2 आदमी काम करते थे, अब उस परिवार में 4 आदमी काम करने लगा, तो परिवार की तो आमदनी बढ़ेगी। परिवार की आमदनी बढ़ेगी तो परिवार सुखी होगा, परिवार के लोग सुखी होंगे। तो इस प्रकार भैया बहन, महिलाओं को काम करने की प्रेरणा मिली। इसके लिए जागरूकता का भी सहारा लिया गया और इसके लिए भी सरकार के भी प्रयास हुए। सरकार ने कानून बना दिया, समान काम के बदले समान मजदूरी। आप इसको नोट कर लेंगे। तो क्या हो गया इससे? इससे नौकरियों में महिलाओं से भेदभाव खत्म होने लगा। पूरा पूरा तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अधिकांश तौर पर ये खत्म हो गया। भैया बहन, ऊपर में एक छोटा सा हेडिंग लिखा हुआ है, इस पर आपको प्रश्न आएगा PT2 में, PT3 में या हाफ ईयरली में क्वेश्चन आएगा कि महिलाओं का श्रम अदृश्य होता है। The labor of woman remains to be invisible। अदृश्य को अंग्रेजी में कहते हैं इनविजिबल, यानी महिला जो श्रम करती है वो दिखता नहीं है। अब आप देखिए, एक परिवार से पुरुष गए ऑफिस, 10 बजे निकले, ऑफिस में काम करते हैं, वो बड़े रौब में रहते हैं, देखो मैं बाहर से पैसे कमा के लाता हूँ, तो उसके काम को तो सब देखता है। लेकिन महिला जो घर पर रह के उसको नौकरी करने के लायक जिसने बनाया, अगर उसको समय पर खाना नहीं देता तो वो नौकरी करने कैसे जाता? अगर उसको कपड़े साफ करके वो नहीं देगी तो वो कैसे जाएंगे ऑफिस? यानी महिलाएं जो घर के अंदर इतना सारा काम करती हैं, उनके काम को कोई नहीं देखता। लेकिन पुरुष जो ऑफिस में काम करने गए, विद्यालय में काम करने गए, उनके काम को सभी लोगों ने भैया बहन देखा। ये स्थिति बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है भैया बहन, ये स्थिति अच्छी भी नहीं है। महिलाएं भी घर के अंदर उतना ही काम करती हैं जितना पुरुष बाहर में काम करते हैं। पुरुषों को बाहर में काम करने लायक बनाता है कौन? महिलाएं ही बनाती हैं भैया बहन। इसलिए महिलाओं का श्रम दिखता तो नहीं है, महिलाओं का श्रम अदृश्य होता है, इनविजिबल होता है, लेकिन उनका काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पुरुषों का काम है। भैया बहन, ये लैंगिक असमानता जब भी आप पढ़ते हैं अपने टेक्स्ट बुक में, तो उसमें इन बातों का जिक्र होता है, और इन बातों का जिक्र करने के लिए इन दृष्टांतों को जानना जरूरी है कि महिलाएं काम करती हैं लेकिन वो दिखता नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो चीज दिखे नहीं वो है ही नहीं, ऐसा तो है नहीं। ईश्वर हम लोगों को नहीं दिखते हैं, तो क्या ईश्वर नहीं है क्या? तो हर कुछ दिखेगा ही या हर काम दिखाने के लिए ही किया जाए, ये ना तो आवश्यक है और ना ही ये अच्छा लगता है। तो भैया बहन,
महिलाओं के श्रम अदृश्य तो होते हैं, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण श्रम होते हैं। तो इस प्रकार भैया बहन इसको भी आपने जान लिया, तीनों टॉपिक को। अब सवाल ये उठता है कि लैंगिक असमानता के कारण कौन कौन से हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, और इस प्रश्न का जवाब आप आज लिख करके हमको भेजिएगा, हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजिए। भैया बहन, लैंगिक असमानता के प्रमुख कारण आपकी किताब में सिर्फ 3 दिया हुआ है। पहला है, पितृ प्रधान समाज में घर और बाहर दोनों जगहों पर महिलाओं की स्थिति काफी निम्न स्तर की है। दूसरा, महिलाएं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं है। बहुत कम महिलाएं हैं हमारे समाज में जो अपने पैरों पर खड़ी हैं, नहीं तो वो अपने छोटे छोटी आवश्यकता के लिए पुरुषों के ऊपर निर्भर करती हैं। लेकिन जो महिला खुद नौकरी पेशा है, जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, उनको मेल मेंबर के दया पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद कमाती हैं। तो आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक स्वतंत्रता जिस व्यक्ति को हासिल हो जाएगा वो व्यक्ति परतंत्र नहीं रहेगा। तो भैया बहन, आर्थिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। इसलिए महिलाएं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं है, लेकिन अगर उनको आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनाया जाए, अगर उन्हें शिक्षित कर दिया जाए, उन्हें भी घर से बाहर निकलने के लिए परमिशन दे दिया जाए, आज्ञा दे दी जाए, वो भी नौकरी करने लगे तो पैसे कमाने लगेंगे, धन आने लगेगा, और इससे न केवल उनका कल्याण होगा बल्कि परिवार का भी भैया बहन कल्याण होगा। क्योंकि जो व्यक्ति जितना कमाता है सब अपने ऊपर ही वो खर्च नहीं करता, दूसरों के लिए भी खर्च करता है। और तीसरा भैया बहन, लैंगिक असमानता का कारण क्या हो गया? अज्ञानता और सामाजिक निंदा का भय। लोगों को प्राय लगता है जिस समाज में हम रहते हैं ना, उस समाज की सोच बहुत पिछड़ा है। जबकि आप अन्य राज्यों में चले जाइए जहां लोग पढ़े लिखे हैं, जहां साक्षरता दर बहुत ज्यादा है, जैसे आप चले जाइए केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, ये सारे बहुत डेवलप्ड विकसित राज्य हैं हमारे यहाँ। इन राज्यों में महिलाओं और पुरुषों में आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन हमारे बिहार में, यूपी में महिलाएं अगर नौकरी करने जाने लगी तो कानाफूस शुरू हो गया। देखो, इसके घर से महिलाएं बाहर जाती हैं काम करने, जबकि हमारे ही स्टेट में, मैंने अभी 4 स्टेट का नाम बताया, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, ये सब ऐसे स्टेट हैं भैया बहन जहां क्या पुरुष और क्या महिला दोनों मिल करके काम करते हैं। आप हरियाणा चले जाएंगे, मैं गया हूं, आपको आश्चर्य होगा, खेतों में पुरुष भी काम कर रहे हैं और खेतों में महिलाएं भी काम कर रही हैं, बराबरी से काम कर रही हैं। भैया बहन, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पंजाब आप चले जाएंगे, पंजाब में महिला और पुरुष के बीच कोई भेदभाव ही नहीं है। महिलाएं भी खेत में हल जोतती हैं, बहुत बड़ा बड़ा डेयरी फार्म उन्होंने खोला हुआ है। गाय भैंस, उनके दूध को, उनका दूध दुहना, उन दूध को फिर इकट्ठा करना, फिर उसे दूर दराज के इलाकों तक बांटना, ये डेयरी फार्मिंग एक बड़ा उद्योग भैया बहन है, और ये पंजाब और हरियाणा में महिलाओं के द्वारा संचालित होते हैं। और इसीलिए भैया बहन, पंजाब और हरियाणा भारत का सबसे अमीर राज्य है। प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा कहाँ की है? ये जनरल नॉलेज है। प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा हरियाणा की है। द पर कैपिटा इनकम इज हाईएस्ट इन हरियाणा। और सेकेंड नंबर पर कौन है भैया बहन? पंजाब।
यानी कि हम बिहारियों का, पश्चिम बंगाल का, यूपी का, ये सभी पिछड़े राज्य कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग तो बस पुरानी दुनिया में जीते हैं। हम लोग महिलाओं को बराबरी का दर्जा ही नहीं देते। तो बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, उनको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देंगे, तो आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें नहीं मिलेगी। और अगर परिवार में 5 लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो गया तो परिवार भी कमजोर ही रहेगा। तो भैया बहन, लैंगिक असमानता के लिए ये 3 कारण उत्तरदायी हैं। इसमें आप चौथा कारण भी जोड़ सकते हैं, शिक्षा का अभाव। लैंगिक असमानता का एक कारण शिक्षा का अभाव। एक चौथा पॉइंट आप जोड़ दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, जो जो भैया बहन अभी क्लास में हैं, लैंगिक असमानता के लिए उत्तरदायी कारणों में एक कारण आप ये भी जोड़ दीजिएगा, शिक्षा की कमी। भैया बहन, हमारे यहाँ महिला साक्षरता दर आज भी बहुत कम है, और बिहार में तो और कम है। और शिक्षा अगर नहीं रहेगा तो जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा वह कमजोर होगा। यह प्रकृति का नियम है। आप जितना पढ़ेंगे उतने ही मजबूत बनेंगे, और मजबूत बनने के लिए शिक्षित होना बहुत आवश्यक है भैया बहन। तो इस प्रकार हम देखते हैं, कहा भी जाता है, एजुकेशन मेक्स यू परफेक्ट, एजुकेशन मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। तो महिला साक्षरता दर कम है, महिला साक्षरता दर कम है तो महिला अशिक्षा के कारण महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी नहीं हो सकती हैं। इससे खुद वो भी पिछड़ेपन की शिकार होती हैं, परिवार भी पिछड़ जाता है, और समाज और अंतिम में राष्ट्र भी पिछड़ जाता है। महिलाओं की आबादी 50% है, तो समाज के आधे लोगों को पिछड़ा बना करके, बैकवर्ड बना करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए महिला शिक्षा की कमी ये लैंगिक असमानता के लिए सबसे बड़े कारणों में से एक है भैया बहन। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। तो आज हम लोगों ने लैंगिक असमानता के कारण देखा, स्टीरियोटाइपिंग को फिर से एक बार रिव्यू कर लिया, और महिलाओं का श्रम और दृश्य कैसे समझा जाता है इसको हम लोगों ने देख लिया। भैया बहन, जून की क्लास का टाइम तो निश्चित होता है, टाइम समाप्त हो रहा है। आपसे निवेदन है भैया बहन कि आप नियमित कक्षा किया करें, और अगले दिन हम लोग सामाजिक कुप्रथाएं और पुरानी मान्यताएं इसको देखेंगे। उसके पहले लैंगिक असमानता के लिए संकेतक बातें दिए हुए हैं, जो 52 और 53 पेज नंबर में है। लेकिन ये तो हम लोग पहले से ही जान गए हैं। यानी कि इस कॉलम में क्या पढ़ाया गया आपको, वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे पता चलता है कि हमारे यहाँ लैंगिक असमानता है, ये तो हम लोग अभी जान लिए, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। हम लोग अब पढ़ेंगे कौन कौन सी सामाजिक कुप्रथाएं हमारे समाज में पहले थी, और कौन कौन सी पुरानी मान्यताएं हमारे समाज में थी। इस टॉपिक को हम लोग अगले दिन देखेंगे। आप अपनी HW कॉपी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए भैया बहन। आप HW की कॉपी बिल्कुल ही परफेक्ट रखें, और उसे विद्यालय लाकर हम लोगों से नियमित चेक करवा लें। तो भैया बहन, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। HW के लिए आप एक बार ERP जरूर देखिएगा, और ये जो पूरा क्लास है इसकी रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हैं। इसका लिंक हम अभी भी तुरंत भेज देंगे 1 घंटे बाद। तो आप दोबारा अगर इस वीडियो को देखना चाहें तो यू कैन वॉच इट एट योर होम। तो थैंक यू फॉर द डे। आज के लिए इतना ही। सभी भैया बहनों को क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप